1083 में अल अब्बास की मृत्यु के बाद हमदान जनजाति के करम अल यामी के बेटे अल अब्बास और अल मसूद ने सुलहद के लिए अदन पर शासन करना शुरू किया। उनके बेटे जुरैया, जिन्होंने राजवंश को इसका नाम दिया, अपने चाचा अल मसूद के साथ मिलकर शासन करने लगे। उन्होंने नजाहिद की राजधानी ज़बिद के खिलाफ सुलहद नेता अल मुफदल के अभियान में भाग लिया और घेराबंदी के दौरान दोनों मारे गए। 1182 उनके संबंधित बेटों ने सुलहद रानी अरवा अल सुलेही को कर देना बंद कर दिया। 83 वे सुलहद अभियान से बुरी तरह हार गए, लेकिन रानी अरवा ने कर को आधे से घटाकर 50,000 दीनार प्रति वर्ष करने पर सहमति व्यक्त की। जुरैद फिर से भुगतान करने में विफल रहे और एक बार फिर बाद में उन्होंने वह भी देना बंद कर दिया, क्योंकि सुलहद की शक्ति कम होती जा रही थी। 1110 के बाद इस प्रकार जुरैद ने शहर में 60 साल से ज्यादा लंबे स्वतंत्र शासन का नेतृत्व किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बल मिला। इतिहास में उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इराक, ओमान, किरमान और चीन जैसी जगहों से आने वाले वस्त्र, इत्र और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे विलासिता के सामान का उल्लेख है। 1138 में रानी अरवा अल सुलेही के निधन के बाद काहिरा में फातिमियों ने अदन में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखा, जिससे जुरैद की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। 1174 में अय्यूबिड्स ने जुरैद को लूट लिया। तुरान शाह ने मई 1174 में महदीदों से ज़ाबिद पर विजय प्राप्त की, फिर जून में अदन की ओर मार्च किया और इसे जुरैद से जीत लिया। 86 सना के हमदानिद सुल्तानों ने 1175 में अय्यूबिद का विरोध किया और 1189 तक ऐसा नहीं था कि अय्यूबिद निश्चित रूप से सना को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। 87 अय्यूबिद शासन दक्षिणी और मध्य यमन में स्थिर था, जहां वे उस क्षेत्र के मिनी राज्यों को खत्म करने में सफल रहे, जबकि इस्माइली और जैदी जनजातियों ने कई किलों में अपनी पकड़ बनाए रखी। 87 अय्यूबिद उत्तरी यमन में जायदी के गढ़ पर कब्जा करने में विफल रहे। 1191 में शिबाम का वकाबन के जायदियों ने विद्रोह कर दिया और 700 अय्यूबिद सैनिकों को मार डाला। 89 इमाम अब्दुल्ला बिन हमजा ने 1197 में इमामत की घोषणा की और यमन के अय्यूबिद सुल्तान अल मुइज इस्माइल से लड़ाई की। इमाम अब्दुल्ला पहले तो हार गए, लेकिन 1198 में सना और धमार पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रहे। 90 अल मुइज इस्माइल की 1202 में हत्या कर दी गई। 91 अब्दुल्ला बिन हमजा ने 1217 में अपनी मृत्यु तक अय्यूबिद के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनके निधन के बाद जैदी समुदाय दो प्रतिद्वंद्वी इमामों के बीच विभाजित हो गया। जायदी बिखर गए और 1219 में अय्यूबिद के साथ एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। 9-2-1226 में धमार में अय्यूबिद सेना पराजित हुई। 93 अन्य स्रोत बताते हैं कि उन्हें 1223 में मिस्र जाने के लिए मजबूर किया गया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, रसूलिद राजवंश की स्थापना 1229 में उमर इब्न रसूल ने की थी। उमर इब्न रसूल को 1223 में अय्यूबिड्स द्वारा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। जब 1229 में अंतिम अय्यूबिद शासक ने यमन छोड़ा, तो उमर देश में कार्यवाहक के रूप में रहे। बाद में उन्होंने अल मलिक अल मंसूर अल्लाह द्वारा सहायता प्राप्त राजा की उपाधि ग्रहण करके खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। 94 उमर ने रसूलिद राजवंश को एक मजबूत नींव पर स्थापित किया और इसके क्षेत्र का विस्तार कर इसमें ढोफा से मक्का तक का क्षेत्र शामिल किया। 95 उमर ने सबसे पहले खुद को ज़बिद में स्थापित किया, फिर महत्वपूर्ण हाईलैंड केंद्र सना को लेते हुए पहाड़ी अंदरूनी हिस्से में चले गए। हालांकि रसूलिद की राजधानियां ज़बिद और ताइस थी। 1249 में उनके भतीजे ने उनकी हत्या कर दी थी। 93 उमर के बेटे यूसुफ ने अपने पिता के हत्यारों के नेतृत्व वाले गुट को हराया और जायदी इमामों के कई जवाबी हमलों को कुचल दिया, जो अभी भी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में डटे हुए थे। यह मुख्य रूप से उन जीतों के कारण था जो उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हासिल की थी कि उन्होंने सम्मानजनक उपाधि अल मुजफ्फर विजयी ग्रहण की। 1258 में मंगोलों के लिए बगदाद के पतन के बाद अल मुजफ्फर यूसुफाई ने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। 96 उन्होंने अपनी रणनीतिक स्थिति और अदन से निकटता के कारण ताइस शहर को राज्य की राजनीतिक राजधानी बनने के लिए चुना। 97 अल मुजफ्फर यूसुफाई की मृत्यु 47 वर्षों तक शासन करने के बाद 1296 में हुई। 96 जब उनकी मृत्यु की खबर जैदी इमाम अल मुतावक्किल अल मुताहर बिन याह्या तक पहुंची, तो उन्होंने ये कहकर टिप्पणी की,